सिविक्स में हमारा चैप्टर का क्या नाम है आज के? डेमोक्रेटिक राइट्स। अच्छा, आपको पता है ना इंडिया एक डेमोक्रेसी है? नहीं पता? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमो प्लस क्रेसी, दो वर्ड से बना है, लोकतंत्र। तो डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होंगे? लोकतांत्रिक अधिकार। यानी हमारी डेमोक्रेसी हमें क्या करती है? डेमोक्रेटिक राइट्स में हमें क्या चीजें मिल जाती है भाई? अधिकार मिलते हैं ना, हमें राइट्स मिलते हैं। किस चीज के राइट्स मिलते हैं हमको? इस देश में सरवाइव करने के लिए, बिना डर के, खुशी से, इक्वालिटी से। तो इसीलिए तो हमें डेमोक्रेटिक राइट्स मिले हैं कि हम डर के ना सरवाइव करें, हम किसी से दब के ना सरवाइव करें, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। जाइए तो इसीलिए हमें क्या मिले हैं? डेमोक्रेटिक राइट्स मिले हैं। ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेटिक राइट्स की अगर बात करते हैं, जो आपके चैप्टर में बताया गया है कि भारत एक डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। जिनका दिल क्लास से बाहर लग रहा है, मैं उन्हें क्लास से बाहर भेज ही देती हूँ। डेमोक्रेटिक राइट्स की अगर बात करते हैं तो हम सऊदी अरेबिया की बात आपके चैप्टर में है कि सऊदी अरेबिया के बारे में है। सऊदी अरब के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है? सऊदी अरब में डेमोक्रेसी है? सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, एक फैमिली है, उसी फैमिली के किंग बनते हैं और नेक्स्ट जो भी उनका मेन लीडर उसी तरह से चूज होता है, चुना जाता है। वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होते, वहाँ कोई वोट नहीं पड़ता। तो अगर हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ भारत के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे और पूरे आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि किस किस आर्टिकल में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके आते हैं। सबसे पहली चीज याद रखो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब डिजाइन किया गया था। यानी अगर मैं बोलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है आपका? 26 नवंबर। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन आपका जिसे कह सकते हैं कि लागू हुआ या स्टार्ट किया गया, वो कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के क्या हो गया था? रेडी हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के क्या हुआ था? रेडी हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? ये दो चीजें अलग अलग है, याद रखना। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, यानी अगर मैं बात करूं 1950 में, तब कितने आर्टिकल्स थे, और अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तब कितने आर्टिकल्स हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था बेटा, तब हमारे आर्टिकल्स थे 395, और प्रेजेंट टाइम में जो आर्टिकल्स हैं वो है 448। ठीक है। जब बना था तब कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे, और प्रेजेंट टाइम में कितने आर्टिकल्स हैं? 448। अगर मैं बात करूं पार्ट्स कितने थे, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 22 पार्ट्स थे, और प्रेजेंट टाइम में पार्ट्स कितने हैं? इस टाइम में हमारे पार्ट्स है 25। ठीक है, 3 और बढ़ गया। अगर मैं बोलती हूँ शेड्यूल्स कितने हैं, यानी अनुसूचियां कितनी थी, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 थे। कितने शेड्यूल्स थे? 8। प्रेजेंट टाइम में 12। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। लिख देती हूँ मैं। 1950 में आपकी अगर मैं बात करती हूँ, आर्टिकल्स कितने थे? आर्टिकल्स कितने थे? 395। पार्ट्स कितने थे? 22। शेड्यूल्स कितने थे? 8। इसी चीज को आप ले लो प्रेजेंट टाइम में अगर बात करती हूँ 225 में कितने हैं, तो आर्टिकल्स हैं आपके 448, पार्ट्स कितने हैं? 25, और अगर मैं शेड्यूल्स की बात करती हूँ तो शेड्यूल्स कितने हो गए? 12। ठीक। तो ये अलग अलग नंबर्स हैं। जब बना 1950 में, 1950 में, तो कितने शेड्यूल्स थे हमारे? शेड्यूल्स कितने थे? 8 थे। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 12 है। और अगर मैं बात करूं 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ तो आर्टिकल्स कितने थे? 395, और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 448। अच्छा, एक सवाल और पूछती हूँ, फंडामेंटल राइट्स कितने थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था? 7। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? कौन से फंडामेंटल राइट्स को हटाया गया था? प्रॉपर्टी राइट्स को हटाया गया था। कौन से करेक्शन में? 44 करेक्शन। कौन सा करेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? 44 जो करेक्शन हुआ था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है
राइट्स टू प्रॉपर्टी, उसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ये कब हुआ था, 1978। जो करेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 44 जो करेक्शन था उसका 44 नंबर पे जो करेक्शन हुआ था 1978 में, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी यानी जो 7वां फंडामेंटल राइट था वो क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था 1950 में, तो आर्टिकल्स कितने थे, 395, पार्ट्स कितने थे, 22, शेड्यूल्स कितने थे, 8, फंडामेंटल राइट्स कितने थे, 7। प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो आर्टिकल्स कितने हैं, 448, पार्ट्स कितने हैं, 25, शेड्यूल्स कितने हैं, 12 और फंडामेंटल राइट्स है हमारे 6। समझ में आ गई बात मेरी। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट, जो एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको 1978 में करेक्शन के थ्रू हटा दिया गया था। 44 करेक्शन था ये, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ये किस आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक आते हैं, यानी मैं बात करूं कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पता है ना। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए बेटा, राइट्स क्यों दिए जाते हैं डेमोक्रेसी में, ताकि हम अपना हक ले। पहली चीज तो हम इस तरह से सरवाइव करें जहाँ पे कोई डर ना हो, कोई प्रेशर ना हो, इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, हम चीजें अपने हिसाब से कर सकते हैं लॉ के अंडर में, मतलब लॉ के अंदर रहते हुए कुछ ऐसी चीजें नहीं करते जो चीज गलत है। तो इन चीजों के लिए हमें क्या दिया गया, फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और ये सारे फंडामेंटल राइट्स सभी इंडियंस को मिले हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू को मिले हैं या मुस्लिम को मिले हैं, या मैं बात करूं मेल को मिले हैं या फीमेल को मिले, ऐसा नहीं है। जो भी इस देश का नागरिक है यानी जो भी भारतीय है यानी इंडियन है, उसको ये सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। टोटल कितने राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके। आर्टिकल 12 to 35 सारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी 6 के 6 जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसमें आते हैं, 12 से 35 तक। अब यहाँ पे एक एक आर्टिकल को मैं पढ़ाते हुए चलूंगी और समझाते हुए चलूंगी कि किस आर्टिकल में क्या है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो मीडिया है यानी बोलने की आजादी, वो किस आर्टिकल में आता है, 19, सही, गुड, वेरी गुड। किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 19 में बोलने की आजादी जो है हमारी वो किस आर्टिकल में आती है, 19 में। अब उसमें भी 6 सेक्शन है, आर्टिकल में भी सेक्शंस होते हैं, A B C D ऐसे सेक्शंस होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 19 में कितने सेक्शन है, 6। कितने सेक्शन है, 6। अब एक एक आर्टिकल को पहले समझते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, आर्टिकल 12 में आता है पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किस में आएगा, आर्टिकल नंबर 12 में। पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीजें किस में आएंगी, आर्टिकल नंबर 12। जैसे मैं बात करूं, आपकी बुक होती है, बुक्स में चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर में अलग अलग टॉपिक होता है, उसी तरह आर्टिकल में भी हर अलग अलग टॉपिक को रखा जाता है, उसमें करेक्शन किया जाएगा या उसमें चीजें जोड़ी जाएंगी, इसी आर्टिकल के तहत होता है। जैसे पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर होगा तो आर्टिकल किसमें होगा, 12 में होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी होगा, आर्टिकल नंबर 12 में होगा। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 13 पे। आर्टिकल नंबर 13 में क्या है, आर्टिकल नंबर 13 आपका बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। किसके बारे में बताता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 14 से आपके सारे फंडामेंटल राइट्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन 13 में सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 हमारा बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 14। अब यहाँ से हमारा पहला आर्टिकल शुरू हो जाता है, सॉरी पहला हमारा जो राइट है वो शुरू हो जाता है। हमारा पहला फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल से शुरू होता है,
14 से 18 तक, 14 से 18 तक एक ही फंडामेंटल राइट चल रहा है, कौन सा? राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, राइट टू इक्वालिटी जो है हमारा, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। अब एक एक को पढ़ते हैं। 14 में क्या? तो 14 में पहली चीज, आर्टिकल 14 क्या कह रहा? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में यह बताएगा कि भाई सब बराबर है। आर्टिकल 14 क्या कह रहा? सब बराबर है। अब आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? किस बेस पे सब बराबर है भाई? एक चीज याद रखो, आर्टिकल 14 मैं बताती हूँ। आर्टिकल 14 कह रहा है यहाँ पे जो बात होगी वो लॉ से रिलेटेड होगी, लॉ इक्वालिटी। लॉ इक्वालिटी कैसी है आर्टिकल 14 में? ये चीज मैंने पहले भी बताई है। वेरी गुड। जैसे किसी ने भी कोई भी क्राइम किया है तो यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या मेल है या फीमेल है। जो भी कानून होगा उसमें इक्वल पनिशमेंट मिलेगी, या जो भी कानून होगा जिसमें कोई भी एडवांटेज होगी अगर, तो वो सबके लिए क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी। तो ये किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल नंबर 14। इसे हम कह सकते हैं लॉ इक्वालिटी, यानी सबके लिए एक तरह का कानून बनेगा। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 14। ये चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 क्या कह रहा है। आर्टिकल नंबर 15 क्या कह रहा है? कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। किस बेस पे? ना तो स्टेट पे कि भाई ये कश्मीरी है, ये पंजाबी है, ये राजस्थानी, ऐसा कुछ नहीं है। सब क्या है? इंडियन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज। ना लैंग्वेज पे, ये तमिल बोलता है या कन्नड़ बोलता है या राजस्थानी बोलता है, कश्मीरी बोलता है। तो रिलीजन, कास्ट, स्टेट, लैंग्वेज, जेंडर, इनके बेस्ड पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये राइट टू इक्वालिटी किनके बीच में है? रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, आपको अगर मैं बात करूं स्टेट, इनके बीच में क्या है? इक्वालिटी अगर मेंटेन होती है तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 14 क्या कह रहा था? लॉ इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 15 क्या कह रहा है? कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इनके बेस पे सब इक्वल है। इनके बेस पे हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते कि हम जेंडर के अकॉर्डिंग अलग कर दें या हम रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग कर दें। तो आर्टिकल नंबर 15 हमारा क्या कहता है कि कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे जेंडर हो, चाहे स्टेट हो, हम अलग नहीं कर सकते किसी को। ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 16 पे आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 कहता है एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी। एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी समझ में आ रहा है कि कोई भी इंसान कोई भी रोजगार चुन सकता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बेहतर है हर चीजों से, जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, मैं बात करूं होली बुक्स हैं, उनसे कितना बेहतर है। अगर मैं बात करूं वेदों में आपने पढ़ा है कि कास्ट सिस्टम है। कितने कास्ट है? 4। ठीक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और दास्य। अब इनका जो एम्प्लॉयमेंट है, इनका जो काम है, उसको भी बांट दिया है। अब क्षत्रिय है तो वो सिर्फ आर्मी में जाएगा, ब्राह्मण है तो संस्कृत पढ़ेगा, वेदों के बारे में लोगों को बताएगा, पूजा पाठ करेगा। जो वैश्य है वो क्या करेगा? बिजनेस करेगा। जो दास्युज है उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, सर्वेंट, नौकर का काम करना। जो ये तीनों है यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इनकी जो मैं कहूँ इनके काम करना या इनकी देखभाल करना या इनके लिए नौकरों की तरह काम करना है, गुलाम के तौर पर, स्लेव की तरह पे, ये कौन करेगा? दास्युज करेगा। अब जो दास्युज है वो आर्मी में नहीं जा सकता। हो सकता है, लेकिन ऐसे तो गलत है ना। हो सकता है कि कोई दास्युज बहुत अच्छा पढ़ने में हो, वो वेदों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रख सकता हो, या मैं बात करूँ कोई दास्युज बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हो, या कोई वैश्य है वो बहुत अच्छा आर्मी में जा सकता है, आर्मी में बहुत अच्छा कर सकता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 16 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 16 कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी। आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट चूज कर सकते हो। आप ये नहीं कहोगे कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो हमारी कास्ट से जुड़ा है।
जैसे मैंने कहा ना क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय क्या करे, आर्मी में सब जाएगा? नहीं, हो सकता है बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। या मैं बात करूं कि जो ब्राह्मण है, हो सकता है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। या बोलो दास्यों से, दास्यों क्या कर सकता है, आर्मी में अच्छा कर सकता है, ठीक। या मैं बात करूं ब्राह्मण है, वो सर्विस का काम बहुत अच्छा कर सकता है, लोगों की देखभाल करना, सर्विस ही तो कहते हैं ना, ऐसे अच्छे से लोगों को सेवा करना, सर्विस का काम करना, सर्विस से प्रोवाइड कराना, तो ये काम ब्राह्मण भी अच्छे से कर सकता है। ये तो आपकी अपनी, जैसे कह सकते हो, ये आपकी अपनी पर्सनालिटी है जो कास्ट से जुड़ी हुई नहीं होती। तो ये कौन बता रहा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 16 बता रहा है कि भाई अगर आप किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी कास्ट से हो, तो आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। आप आर्मी में जा सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लीगल। यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें नहीं बात कर रही जो इलीगल हो और आप वो कर दो। जैसे बात पर टेररिज्म है, ये चीज़ें गलत है, इलीगल है। आर्म्स, इलीगल आर्म्स रखना, हथियार रखना, ये भी गलत है, ठीक है। किसी तरह का विद्रोह कर देना, सरकार के खिलाफ जाना, गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना दो चीजें होती हैं। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओ, लेकिन आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट मत जाओ, ये दो चीजें याद रखना। गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना अलग चीज है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं पसंद, आप डेमोक्रेसी में आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन आप अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशन में माफी उसकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप इंडियन हो तो आपका पहला, जैसे कह सकते हो, फर्ज या पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी है कि आप इस देश के नागरिक हो, तो इस देश के लिए भी आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, ये हम बताएंगे आपको आर्टिकल नंबर 19 जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो आपकी गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा देश अच्छा नहीं, ठीक। तो ये चीजें आती हैं। तो आर्टिकल नंबर 16 तक समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, लॉ इक्वालिटी, वेरी गुड। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, रिलीजन, कास्ट, जेंडर इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 17। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 17 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है अनटचेबिलिटी, बिल्कुल भी इनलीगल। जैसे मैं बात करूं छुआछूत होता है, जानते हो ना, अनटचेबिलिटी पढ़ाया है, 8th में पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में। इसमें फिर उन्होंने इसके खिलाफ कई सारे मूवमेंट चलाए थे अनटचेबिलिटी को लेके। तो अनटचेबिलिटी क्या कहता है, अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 के तहत आता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी भी तरह से इस तरह का कोई क्राइम किया जाता है, यानी छुआछूत की जाती है कि भाई ये दास्यों है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, या ये हमारे साइड से अगर जाते हैं तो हम, जैसे कह सकते हो, प्योर नहीं रहेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे, तो ये चीज अगर कोई करता है तो ये क्राइम है। ये क्या है, क्राइम, क्योंकि हम सब इक्वल है, हम सब क्या है, इक्वल है। आपने पढ़ा होगा ना ब्राह्मणों के बारे में, या वेदों में जो लिखा है कि जो दास्यों होते थे उनको छूने नहीं दिया जाता था, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, उनको किताबें नहीं छूने दी जाती थी, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। तो इन सब के खिलाफ हमारा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या कह रहा है, अनटचेबल। आर्टिकल नंबर 17 किससे रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आ गई बात मेरी कि आर्टिकल नंबर 14 लॉ इक्वालिटी, वेरी गुड। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, 17 अनटचेबिलिटी। अब आ जाते हैं हमारे पहले फंडामेंटल राइट के लास्ट आर्टिकल, और वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 18। अच्छा, आपने सुना होगा कि लोग पहले के टाइम में, या मैं मुगलों के टाइम में बात करूं या ब्रिटिशर्स के टाइम में, लोग टाइटल देते थे, टाइटल नाम के साथ जोड़ देते थे। जैसे मैं बोलूं राजा राम मोहन रॉय, तो राम मोहन रॉय नाम था उनका, राजा टाइटल दिया, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान नाम था, सर क्या था, टाइटल था। जैसे मैं बात करती हूँ खुर्रम, एक्चुअल में शाहजहां का ओरिजिनल नाम क्या था, शाहजहां का ओरिजिनल नेम क्या था, खुर्रम, लेकिन शाहजहां उसे क्या कहा गया था, एज अ टाइटल दिया था। क्या दिया था, टाइटल। तो ये जो टाइटल दिए जाते थे, ये टाइटल बंद कर दिया, यानी अगर मैं बात करूं एलिमिनेट्स टू टाइटल्स, वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 18।
लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखो कि इसमें अवार्ड्स नहीं आते हैं। अवार्ड्स का मतलब समझ में आया? जैसे मैं बात करूँ कि परमवीर चक्र मिला किसी को या भारत रत्न मिला किसी को, तो ऐसा नहीं कि इस आर्टिकल के तहत उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ क्या हटाए जाएंगे? टाइटल्स। क्या हटाए जाएंगे? टाइटल्स। कोई भी किसी को टाइटल्स नहीं दे सकता है। कोई भी किसी को क्या नहीं दे सकता है? टाइटल्स नहीं दे सकता है। और ये किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल नंबर 18। किस आर्टिकल में आएगा? एलिमेंट्स टू टाइटल्स, यानी टाइटल्स को एलिमिनेट कर दिया गया। सारे टाइटल्स को क्या कर दिया गया? एलिमिनेट कर दिया गया, यानी कोई भी यानी जितनी भी उपाधि थी उनको समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो एलिमिनेट्स टू टाइटल्स किस में आता है? आर्टिकल नंबर 18 में, यानी जितनी भी उपाधियां हैं उनको खत्म कर दिया गया, यानी कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज इंक्लूड नहीं है कि जैसे अवार्ड से भारत रत्न दिया जाएगा, परमवीर चक्र दिया जाएगा, महावीर चक्र दिया जाएगा, वो गलत चीज है, वो गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन कोई रियासत या मैं बात करूं कि कहीं की कोई अगर मैं बोलूं कि टाइटल के तौर पे किसी राजा के तौर पे या किसी राज्य स्टेट के तौर पे कोई टाइटल दे दिया गया तो वो टाइटल नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल्स तक हमारा फंडामेंटल राइट 1 आता है? 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? राइट टू लॉ इक्वालिटी ना। यहाँ पे किसका अधिकार है? कानून जो है हमारे वो इक्वल है, इसका अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 क्या कह रहा है? कास्ट, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, इनके बेस पे इक्वल है। ये इनके बेस पे हम डिफरेंस नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते। हम इंडियंस हैं तो हम इक्वल हैं। इनके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये इनकी लैंग्वेज अलग है तो इनको अलग रख दो, इनको ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, या इनको ये गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा रही वो चीज़ें अवेलेबल नहीं कराई जाएंगी क्योंकि अलग लैंग्वेज के हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई बात? अब कौन सा आर्टिकल आता है हमारा? 60। क्या कहता है? एम्प्लॉयमेंट। अभी बताया है कि जैसे वेदों में था कि 4 वेद के अकॉर्डिंग वेदों में कास्ट अलग अलग थी तो उस हिसाब से काम अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा आर्टिकल नंबर 16 क्या कह रहा है? कौन सा राइट है ये? एम्प्लॉयमेंट का राइट है कि भाई हम किसी भी धर्म से जुड़े हैं, हम किसी भी रिलीजन से जुड़े हैं या हम किसी भी कास्ट से अगर जुड़े हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस कास्ट से हैं तो हम यही काम करेंगे, या ये लिख के आ गया भाई वेदों में। जैसे मैंने कहा ना, दासुस के लिए सर्वेंट का काम करना है या ब्राह्मण्स के लिए टीचिंग का काम करना है या समझाने का काम करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किस आर्टिकल में आ रहा है? आर्टिकल नंबर 16। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? अभी बताया अनटचेबिलिटी क्या होती है। जैसे मैंने बताया था ना, पहले वेदों में क्या लिखा है कि अगर किसी को छू लेते थे तो अनप्योर हो जाता था, तो ये चीजें गलत। ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18 क्या है? टाइटल्स। टाइटल्स समझ में आ गया? टाइटल्स और अवार्ड्स में डिफरेंस रखना। अवार्ड जो गवर्नमेंट दे रही वो लीगल है, लेकिन जो टाइटल्स रियासतें देती थी वो इलीगल है, उसको अब बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। किस आर्टिकल में? 18। अब आते हैं हम हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक। तो सेकंड फंडामेंटल राइट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये किस आर्टिकल में आता है? इतना तो सोच लो, कहां से शुरू होगा? 19 से 22 तक। कहां से कहां तक? आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ समझ में आ रहा है इस फंडामेंटल राइट से? बोलने की आजादी। लेकिन ये बोलने की आजादी किस आर्टिकल में आ रही है? 19। किस आर्टिकल में? 19 में 6 सेक्शन। कितने सेक्शन है? A, B, C, D, E, F। अब हर सेक्शन में हर चीज के बारे में बताएंगे, तो एक एक सेक्शन पढ़ते हैं। इसको इरेज कर दो।
19 के 6 सेक्शन में सेक्शन ए डालिए। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कितने सेक्शन है? 6। सेक्शन ए को पढ़ते हैं। सेक्शन ए क्या कहता है? सेक्शन ए आपका जो आर्टिकल है वो सेक्शन ए आर्टिकल नंबर 19 में सेक्शन ए आर्टिकल है, वो बोलने की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। इसमें बात करूं पहला आर्टिकल। अब इसमें मीडिया की भी आ जाती है आज़ादी, प्रेस की आज़ादी किसमें आती है? आर्टिकल नंबर 19A में। आर्टिकल नंबर, इसमें मीडिया भी आता है। मीडिया होता है ना, मीडिया कितने मीडिया होते हैं? टाइप्स ऑफ मीडिया कितने हैं? कितने टाइप्स ऑफ मीडिया? 3। पहला प्रिंटिंग, लाइन से बताओ, प्रिंटिंग। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड सोशल। प्रिंटिंग मीडिया किसे कहते हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन, सबसे पुराना मीडिया तो यही है। सेकेंड पे आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी रेडियो, टेलीविजन। थर्ड आता है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप जानते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया। ठीक है, तो मीडिया कितने हो गए? 3। मीडिया की आज़ादी किसमें आती है? बोलने की आज़ादी आर्टिकल नंबर 19A में। ये क्या कर रहा है? मीडिया का क्या काम होता है? गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना। मैंने आपको डेमोक्रेसी के 4 पिलर बताए थे। मैंने आपको डेमोक्रेसी के कितने पिलर बताए थे? 4 पिलर। चौथा पिलर किसे बताया था? मीडिया। वैसे तो 3 पिलर है, लेकिन चौथा पिलर किसे कहा जाता है? मीडिया को। क्योंकि मीडिया जो है, मीडिया ही गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, या पब्लिक को ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो रही हैं, या ये पॉलिसी गलत है, या ये करेक्शन जो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में वो गलत है। तो ये सवाल कौन उठाता है? मीडिया उठाता है। और पब्लिक के सवाल गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाता है? मीडिया। मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी डेमोक्रेसी में। समझ में आ रही है मेरी बात? जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हो जाते हैं वो किस वजह से हो जाते हैं? मीडिया की वजह से हो जाते हैं। न्यूज़ में इतना हाईलाइट करके उन चीज़ों को दिखाया जाता है कि लोग रोड पे आ जाते हैं और वो एक मूवमेंट में तब्दील हो जाते हैं। तो मीडिया कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप किसका होता है? प्रिंटिंग। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। तीसरा होता है सोशल मीडिया। ठीक है, किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 सेक्शन ए। अब सेक्शन बी क्या कहता है? सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में क्या चीजें आती हैं? इसमें हमारे भी बोलने की आज़ादी आती है, सिर्फ मीडिया की नहीं आती, यानी पब्लिक भी बोल सकती है, इसकी आज़ादी भी आती है 19A में। अब बात करते हैं सेक्शन बी क्या कहता है। सेक्शन बी कहता है कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स, आर्म समझ रहे हो? हथियारों के बिना। यानी मैं बात करूँ कहीं सभा करनी है मुझे, या कहीं मीटिंग करनी है मुझे, तो मैं कहीं भी एक जगह इकट्ठा हो सकती हूँ। वो मेरा क्या है? अधिकार है, वो मेरा राइट है। लेकिन उसमें कोई भी हथियार यूज नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी आर्म्स यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सेक्शन नंबर बी कहता है, किसका? 19 का। सेक्शन नंबर सी क्या कहता है? अब सेक्शन नंबर सी पे आ जाते हैं। हम यूनियन बना सकते हैं, संघ अपनी। जैसे मैं बात करूं कि लोग अक्सर संस्था बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो ये उनकी आज़ादी है। ये सेक्शन नंबर सी कहता है। आर्टिकल 19 का सेक्शन नंबर सी क्या कह रहा है? आप यूनियन बना सकते हो, मेक अ यूनियन, फ्रीडम टू मेक अ यूनियन। ठीक है, आप यूनियन बना सकते हो। अब सी के बाद आता है आपका डी, फ्रीली आप घूम सकते हो इंडिया में कहीं भी। इंडिया में आप कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो, चाहे आप कश्मीर जाओ, चाहे आप बिहार जाओ, चाहे आप यूपी जाओ, चाहे आप राजस्थान जाओ, फ्रीली घूम सकते हो। ठीक है, डी हो गया। ई, अब सेक्शन नंबर ई क्या कहता है? आप कहीं भी सेटल्ड हो सकते हो, यानी मैं बात करूँ आप राजस्थान में ज़मीन खरीद सकते हो, आप कश्मीर में आर्टिकल नंबर 370 जब हटा है तब हम कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि वो स्पेशल स्टेट्स में आता था ना, तो हम लोग वहाँ पे जाके ज़मीनें नहीं खरीद सकते थे। तो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जिसके तहत ये तय किया गया कि कोई भी जो भी भारत का है वो जाके कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। तब कश्मीर भी उसमें इंक्लूडेड हो गया। तो हमारा जो ई है वो क्या कहता है कि हम किसी भी स्टेट में जाके सेटल हो सकते हैं, वहां रह सकते हैं, बस सकते हैं। अब लास्ट आ जाता है हमारा एफ, छठा, जिसमें बात करें, वो कहता है कि हम कोई भी एम्प्लॉयमेंट चूज कर सकते हैं, कोई भी रोजगार, ठीक, और कहीं भी। जैसे मैं ये कहूँ कि नहीं मैं सिर्फ यूपी की हूँ तो मैं सिर्फ यूपी में ही सर्वाइव करूँ या यूपी में ही अपना एम्प्लॉयमेंट चलाऊँ, तो ऐसा नहीं। मैं अगर कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मेरी ब्रांचेस ऑल इंडिया मैं लगा सकती हूँ कहीं भी,
जैसे मेरी कोई कंपनी है यूपी में, उसकी एक ब्रांच मैंने क्या की, कश्मीर में लगा दी, राजस्थान में लगा दी, तो ये किस में आएगा? 19 के F, किसमें? आर्टिकल नंबर 19F में। कितने सेक्शन हो गए? 6। इसको कल मैं पहले रिवीजन इसका करवाऊंगी, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल्स याद होना बहुत जरूरी है।